गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि लेट लिगेंड क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, कि लेट लिगेंड क्या होते हैं, उभय दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। उभय दंतुक लिगेंड के एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। एक समन्वय बहुफलक क्या होता है। इन तीन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, यानी सी ऊपर जो है इसका ये कॉम्प्लेक्स है और आयरन का ये वाला कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सों में यानी कितनी कितनी वलय हैं और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो देखिए, पहले कंपाउंड की यदि अपन स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कॉपर है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु आयन के साथ कितने उपसय संयोजक बंध बनाएगा, दो उपसय संयोजक बंध बनाएगा। तो कितने डाइडेंटेट लिगेंड हैं, दो। कितने उपसय संयोजक बंध बनेंगे, चार उपसय संयोजक बंध। तो एथिलीन डाइअमीन सूत्र क्या होता है, NH2CH2CH2 NH2, और ये नाइट्रोजन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर के साथ क्या बनाएगा, उपसय संयोजक बंध बनाएगा। इसी प्रकार दूसरा एथिलीन डाइअमीन, ये क्या करेगा, इसके साथ उपसय संयोजक बंध बनाएगा। कितने उपसय संयोजक बंध हो गए, चार उपसय संयोजक बंध हो गए। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि यहाँ कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये संकुल हो गया, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे वर्गाकार कोष्टक में, यहाँ इसकी वैलेंसी लिख देंगे। अब बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। केंद्रीय धातु आयन क्या है, आयरन। OX का मतलब क्या होता है, ऑक्जिलेटो C2O4-2। या स्ट्रक्चर के फॉर्म में यदि अपन लिखें तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसय संयोजक बंध बनाता है। इस तरह से यानी यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये O-, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये उपसय संयोजक बंध बना लेगा। कितने हैं ऑक्जिलेटो, 3 हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर है पूरी ये केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, ऊपर चार्ज कितना है, 3-। अब देखिए दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कितनी वलय हैं, एक की लेट ये है और दूसरी की लेट यह है। तो इसमें कितनी वलय हैं, दो। दोनों के साथ क्या जुड़े हुए हैं, डाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हैं। इसमें कितनी वलय हैं, 1 2 3 वलय। तो यानी इसमें कितनी वलय हैं, 3 वलय हैं। तो किलेट जितनी ज़्यादा होती हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। तो दोनों की यदि कंपैरिजन की जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, क्योंकि इसमें लिगेंड क्या है, ज़्यादा है। लिगेंड डाइडेंटेट लिगेंड ज़्यादा होने के कारण वलय भी क्या है, ज़्यादा वलय का फॉर्मेशन करेंगे और ज़्यादा वलय बनेंगी तो उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व क्या होगा,
उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनानी है और स्ट्रक्चर के बाद आपको नीचे लिखना है कि इसमें इतनी वलय हैं और इसमें इतनी वलय है। जितनी ज़्यादा वलय होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था उपसय संयोजन संख्या से, कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर से मैंने एक क्वेश्चन ये था, आयरन ऑक्जिलेट ऑफ 3 - 3, एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक कॉम्प्लेक्स ये है। इनमें केंद्रीय धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो केंद्रीय धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? केंद्रीय धातु आयन के साथ जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं उन लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है, उपसय संयोजक बंध कितने बनाए गए हैं, उनका टोटल नंबर क्या है। तो नंबर जो है उसके आधार पर अपन क्या निकालेंगे, इसकी उपसय संयोजन संख्या निकालेंगे। तो यहाँ जो उपसय संयोजन संख्या है यानी आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, डाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है। डाइडेंटेट लिगेंड ऑक्जिलेटो डाइडेंटेट लिगेंड होता है। डाइडेंटेट लिगेंड मतलब एक ऑक्जिलेटो 2 उपसय संयोजक बंध बनाएगा केंद्रीय धातु आयन के साथ। कितने हैं? 3 हैं, बाकी और कोई लिगेंड नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या जो है, उपसय संयोजक बंधों की संख्या जो है वो 6 है। यहाँ कोबाल्ट जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो कोबाल्ट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, 2 बंध बनाता है एक लिगेंड। कितने लिगेंड हैं? 3 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? 6 होगा। जैसे पीछे क्वेश्चन और दिया हुआ, आपके चैप्टर के पीछे दिया हुआ है कि संकुल यौगिक जो है वो दे रखा है K3FeC2O4 का होल थ्राइस में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक पूछ रखा है। और क्या पूछ रहा है? उस केंद्रीय धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण अंक तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बता देती हूँ, यानी केंद्रीय धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो केंद्रीय धातु आयन के साथ ये जो जुड़ा हुआ है यही लिगेंड है। ये जो बाहर जो है ये लिगेंड नहीं होता, ये प्रति आयन होता है या आयनिक मंडल इसको बोला जाता है, जो कि आयनीकृत होता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो स्पीसीज हैं केंद्रीय धातु आयन और ये इसके साथ में जुड़े हुए जो ग्रुप होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। तो लिगेंड इसमें क्या है? C2O4। C2O4 क्या होता है? C2O4 चार्ज होता है -2, ये होता है ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो जो है यानी अभी भी तो अपने लिखा था, एक ही तो बात है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो और चाहे C2O4 -2 के रूप में लिख दो। यहाँ चार्ज नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार्ज उसके साथ में नहीं लिखा जाता है, वो अपन को ध्यान होना चाहिए उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट लिगेंड मतलब केंद्रीय धातु आयन के साथ 2 बंध बनाएगा। कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो। ध्यान आपकी याद होना चाहिए, मोनोडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, इनके एग्जाम्पल जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि किस प्रकार का लिगेंड है। उसकी पहचान तो आपको करनी होगी, उसके लिए कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। याद आपकी ये होना चाहिए कितने उपसय संयोजक बंध बनाता है, जितने बनाता है उतने से कितने लिगेंड है उतने से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर उसका निकल करके आ जाएगा। तो ये तो थे क्वेश्चन, और इस तरह से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन आप उसका आंसर दे सकते हो यदि आपके कॉन्सेप्ट ध्यान में है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यदि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी जैसे ये दिया हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 दिया हुआ है, तो देखिए इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर में यदि अपन देखें तो ये क्या कहलाता है? प्रति आयन या आयनिक मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल।
और ये जो पूरा है वर्गाकार कोष्ठक के बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या कहलाता है? समन्वय मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल क्या होता है? ये आयनीकृत होता है, आयन के फॉर्म में डिजोल्व करते हैं जल में तो आयनीकृत हो जाता है, जबकि ये जो है ये क्या होता है? ये पार्ट समन्वय मंडल वाला जो होता है वो क्या होता है? अनआयनीकृत होता है। अब इसमें समन्वय मंडल में यदि बात करूं तो ये क्या होता है? ये केंद्रीय आयन होता है, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय परमाणु होता है। और इसके साथ जुड़ी हुई जो स्पीसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? लिगेंड होती हैं। ये एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो जितने भी जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं? लिगेंड हैं। और यहाँ पर जो नंबर है, अब ये जो नंबर है वो डिपेंड उस पर करेगा कि इसने कितने उपसय संयोजक बंध बना रखे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्या निकालेंगे इससे? उपसय संयोजन नंबर निकालेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। या कई जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बाहर इधर जो है ये वाला आयन देख करके बाहर लिखा हुआ होता है। जैसे इस तरह से यदि कोई दिया हुआ है, कोई केंद्रीय धातु आयन और उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं, फिर बाहर जो है इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ऋण आयन, चाहे वो सल्फेट दिया हुआ है, चाहे क्लोराइड दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, तो ये भी क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। ये आयनिक मंडल ये जो होता है ये ऋणात्मक होता है और इधर जो लिखा जाता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। चाहे वो सोडियम लिखा हुआ है, चाहे वो पोटेशियम लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है। तो बाहर जो है इस वर्गाकार कोष्ठक के वो होते हैं आयनिक मंडल, यानी वो आयनीकृत हो जाता है। और अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वो पूरा क्या है? अनआयनीकृत भाग, जो कि समन्वय मंडल कहलाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर हो सकता है वो टेट्राहाइड्रल हो सकता है वो ऑक्टाहाइड्रल हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर हो। जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है? उसकी समन्वय बहुफलक कहलाती है। यानी लिगेंड जो है उनकी दिक् स्थान में जो व्यवस्था होती है केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसय संयोजक बंध बनाने के पश्चात दिक् स्थान में जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था क्या कहलाती है? समन्वय बहुफलक कहलाती है। तो ये अपन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, कौन आयनिक मंडल है, कौन समन्वय मंडल है, कौन समन्वय बहुफलक है और क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इतनी सारी चीज़ों को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हिंदी में भी नाम यही है इनके और इंग्लिश में भी यही है। हिंदी में लिखोगे तो होमोलेप्टिक यही नाम होगा, इसका होगा हेटेरोलेप्टिक संकुल। पहले अपन बात करते हैं होमोलेप्टिक संकुल की। ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन एम मान लीजिए, कोई भी हो सकता है, यहाँ आयरन कोबाल्ट है, निकल है, प्लेटिनम है। ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ केवल एक ही प्रकार के दाता समूह हैं। दाता समूह क्या लेते हैं अपन? लिगेंड। केवल एक ही प्रकार के दाता समूह जुड़े हुए हों, चाहे वो 4 हो सकते हैं, चाहे 6 हो सकते हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। तो एक ही प्रकार के यदि दाता लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उस संकुल को अपन नाम देते हैं होमोलेप्टिक संकुल। दूसरे संकुल जो हैं वो कहलाते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल। हेटेरोलेप्टिक संकुल कौन से संकुल होते हैं? वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़े हुए होते हैं। एक से अधिक प्रकार के यानी डिफरेंट प्रकार के लिगेंड, 3 एक जैसे हो गए, मान लीजिए 3 एक जैसे हो गए, या 4 एक जैसे हो गए, 2 एक जैसे हो गए, या 5 एक जैसे हो गए, यानी किस प्रकार के संकुल? होमोलेप्टिक में तो आ जाएगा AB6 प्रकार के, या AA3 प्रकार के। AA मैंने डबल इसलिए लिखा डाइडेंटेट लिगेंड के लिए, ये मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए 1 लिख दिया। हेटेरोलेप्टिक संकुल में जैसे अलग अलग प्रकार के हैं लिगेंड, A2 B2 C2, यानी किसी भी प्रकार का हो सकता है।
ए टू मैनी एक जैसे लिगेंड, दो एक जैसे, दो एक जैसे, दो एक जैसे, या चार एक जैसे, दो एक जैसे, या दो एक जैसे, दो एक जैसे, किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल दिया हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि निम्न दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल है, तो आपके ध्यान होना चाहिए कि होमोलेप्टिक संकुल वे संकुल होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक ही प्रकार के दाता परमाणु, एक ही प्रकार के दाता परमाणु कौन होता है, लिगेंड होता है। सारे के सारे एक जैसे हैं, चाहे वो मोनोडेंटेट है, चाहे वो डाइडेंटेट है, चाहे वो ट्राइडेंटेट है। तो इस प्रकार के संकुल क्या कहलाते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। और ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के यदि दाता समूह जुड़े हुए हैं, एक से अधिक प्रकार के दाता समूह मतलब लिगेंड यदि जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, हेटेरोलेप्टिक संकुल हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल, जैसे ये हो जाएगा होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल होगा। एक जैसे लिगेंड है सारे के सारे, ये भी एक जैसे लिगेंड है, एक ही प्रकार के दाता परमाणु हैं। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का दे सकते हो। किस प्रकार का संकुल है, होमोलेप्टिक प्रकार का संकुल है। हेटेरोलेप्टिक प्रकार के संकुल के एग्जाम्पल क्या होंगे सॉरी, इसमें देखिए एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हैं, एक से अधिक प्रकार के, यानी एक तो एथिलीन डाइअमीन हो गया, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। एक ये कॉम्प्लेक्स है, तो यानी इसमें दो प्रकार के दाता परमाणु हो गए। और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हेटेरोलेप्टिक संकुल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब जो भी आपको संकुल दिया गया है, उस संकुल में आपको क्या निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरणांक निकालना है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है इस कॉम्प्लेक्स में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो अगला जो टॉपिक है वो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कहाँ काम में आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था अपन इसके जस्ट आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, वहाँ से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का पक्का। तो देखिए वहाँ से आपको यानी एक तो पीछे जो पढ़ा है वो पूरा याद होना चाहिए। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, कौन से लिगेंड को कौन से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारा जो है वो आपकी याद होना चाहिए, तभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो आपकी समझ आएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको यानी सबसे पहले यानी होता क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसके साथ एक प्रकार के लिगेंड भी हो सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड भी हो सकते हैं, यानी वो हेटेरोलेप्टिक प्रकार का भी हो सकता है, होमोलेप्टिक प्रकार का संकुल भी हो सकता है उसके बाहर कोई धनायन जुड़ा हुआ हो या इधर कोई ऋणायन जुड़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। यदि इन सारे आयनों को हटा दें और लिगेंडों को हटा दें और उसके पश्चात उसके ऊपर जो आवेश की मात्रा शेष रह जाती है वही क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहलाती है। ये हटा लेंगे, ये हटाने के पश्चात उसके ऊपर कितना चार्ज शेष रह जाता है वही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। अब ये ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे कैसे, दिया गया जो कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स दिया गया है यानी केंद्रीय धातु आयन है और उसके साथ मान लीजिए लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 प्रकार के लिगेंड, एल डैश सिंपल प्रकार का है, बाहर कोई प्रति आयन मान लीजिए नहीं है, आयनिक मंडल नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो केंद्रीय धातु आयन जो है उसका अपन क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे जिसका निकालना है। तो अपन किसका निकाल रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं, तो ये अक्स मान लेंगे और फिर प्लस लगा देंगे। फिर उसके साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, अब लिगेंड के ऊपर मैंने आपको बताए थे, जब एग्जाम्पल बताए थे, एक दंतुक लिगेंड के, द्विदंतुक लिगेंड के,
त्रिदंतुक लिगेंड के, चतुर्दंतुक लिगेंड के जब एग्जाम्पल बताए थे तो साथ साथ में मैंने डोनर परमाणु के साथ साथ में दाता परमाणु के साथ साथ में आपको चार्ज भी बताया था कि इस लिगेंड के ऊपर इतना चार्ज होता है, तो वो चार्ज आपके ध्यान होना चाहिए, 0 है या -1 है या -2 है, कितना इसके ऊपर चार्ज है। वो जो चार्ज है उस चार्ज को उस लिगेंड के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस दूसरा लिगेंड जो है उस लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है तो 0 लिख दीजिए, और -1 है तो -1, और फिर उसके नंबर से उसको गुणा कर दीजिए। जितने लिगेंड हैं एक उस लिगेंड पे जितना चार्ज है उसके नंबर से उसको गुणा करते जाना, और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। इतना पूरा लिखने के पश्चात फिर अपन देखेंगे ये जो वर्गाकार जो कोष्टक है, इस कोष्टक के बाहर ऊपर क्या लिखा हुआ है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर लगा करके क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और यदि कुछ लिखा हुआ है यानी +3 लिखा हुआ है, चाहे +2 लिखा हुआ है, चाहे -2 जो भी लिखा हुआ है, तो वो क्या लगा देंगे, इक्वल लगा करके +3 लिखा हुआ तो +3 +2, चाहे वो -2 जो भी लिखा हुआ है वो टर्म अपन लिख देंगे। फिर अपन पक्षांतरण करके गुणा भाग करके क्या निकाल लेंगे, अक्स का मान निकाल लेंगे, और अक्स का मान जो भी आएगा वो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक होगा। अब यदि दूसरे प्रकार का कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का हो सकता है, कि हो सकता है जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड अपन ने देखा था, ये देखा था, तो इधर क्या है, बाहर भी है, अपन ने तो अब इतने का ही देखा है। ये जो है तो उस स्थिति में इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके चार्ज को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर यदि कोई है ऋणात्मक आयन तो उसके चार्ज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको भी उसके साथ में जोड़ देंगे। उस स्थिति में अपन ऐसा और कर देंगे, जैसे यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर चार्ज +1 होता है, कितने पोटेशियम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस किसका निकालना है, आयरन का निकालना है। साइनों पे चार्ज कितना होता है तो प्लस लगाएंगे बीच में, फिर ब्रैकेट में -1 × 6, पूरे पे चार्ज कितना है यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर पक्षांतरण करके यानी अक्स का मान निकालना है, +4 -6 -2 बच गया, पक्षांतरण करेंगे, आयरन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अंक का जो है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, कोई भी दिया हुआ है, जैसे प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो यानी प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक जो है वो कैसे निकालोगे, अक्स मान लोगे। NH3 आपको पता है एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन प्रकार का है, 0 इसके ऊपर चार्ज होता है, तो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 3, प्लस दूसरे प्रकार का लिगेंड कौन सा है, Cl क्लोरो है, क्लोरो पे कितना होता है, -1 होता है, तो -1 कितने क्लोरो हैं, 3 क्लोरो हैं, इस पूरे पे चार्ज कितना है 0, तो इक्वल टू लगा करके 0 लिख दीजिए। अब x ये 0 हो गया, -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकाल लेंगे। वैसे प्लेटिनम का +2 और +4 ज़्यादा स्थायी होते हैं, लेकिन ये तो एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया आपको। निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। यदि ऑक्सीकरण अंक गलत भी लिख दोगे ना तो पूरा जो नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर वो गलत हो जाएगा, पूरे नंबर कट जाएंगे, या तो पूरे या 0। तो ऑक्सीकरण अंक जो है वो आपको निकालना आना चाहिए, साथ में किसके ऊपर कितना चार्ज जो है, चार्ज कितना होता है वो आपको निकालना आना चाहिए। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है NaAgCN2 कि इसमें केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। अब इसके बाहर देखिए, इससे पहले क्या है, सोडियम, कितने सोडियम है, 1 सोडियम है, सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1, क्योंकि क्षार धातुओं पे चार्ज कितना +1, क्षारीय मृदा धातुओं पे +2, जो कि आपको 11th क्लास में बताया था, क्षार धातुओं पे +1 क्यों होता है, क्षारीय मृदा धातुओं पे +2 क्यों होता है। तो ये इतना आपको ध्यान होना चाहिए, +x
साइनों पे चार्ज कितना होता है -1। कितने साइनों हैं 2। पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना है 0। तो 1 + x -2 = 0। कितना बचेगा -1 x = 1। तो यानी यहाँ पर Ag का ऑक्सीकरण अंक कितना है +1। चार साथ में लिखेंगे +1 है या -1। तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण अंक। तो चाहे वो किसी का भी निकालना है तो आप इसी तरीके से निकाल लोगे। जैसे आपको निकालना है NiCN4 2- में निकल का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा आयरन C5H5। इसमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा इसमें ट्राइफिनाइल फोस्फीन कार्बोनाइल है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा थोड़ी देर पहले अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ऑक्सीकरण अंक भी पूछा था केंद्रीय धातु आयन का और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा था। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया था। वहां पर अपन ने ऑक्सीकरण अंक नहीं निकाला था, यानी कॉम्प्लेक्स अपन ने लिखा था C2O43। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा ये ऑक्सीकरण अंक आपको ज्ञात करना है। और जो यदि कोई पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि उसमें ऑक्सीकरण अंक यदि पूछा गया है कि धातु का ऑक्सीकरण अंक क्या है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके देख लेना। खूब सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से आप क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से ऑक्सीकरण अंक है वो जितने ज़्यादा सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आएगा। तो कमेंट बॉक्स में इनके ऑक्सीकरण अंक जो हैं वो आपको लिख करके बताने हैं कि इनका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा। 4 हो गए ये, चारों में से निकल, आयरन, क्रोमियम और आयरन इनका ऑक्सीकरण अंक। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।